हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चौथा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी है। तत्व कार्बन भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। कार्बन में सहसंयोजी आबंधन। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2 सेल में होता है। पहला है आपका K, दूसरा है आपका L। पहला घर में यानी कि पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में उसका 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंधन बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंधन को सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंधन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन से बंधन बना करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यानी कि हाइड्रोजन का एक अणु तैयार करता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंधन होता है, यानी कि बॉन्ड होता है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड में ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु का निर्माण करता है। इसी को हम लोग साझेदारी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ डबल बॉन्ड बना करके उसके बीच ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के परमाणु और नाइट्रोजन के परमाणु मिलकर के दोनों आपस में 2 नाइट्रोजन के परमाणु मिलकर के एक नाइट्रोजन का अणु का निर्माण करता है। जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच आपका त्रियक बंधन बनता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंधन होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। जल यानी कि H2O, हाइड्रोजन 2 है आपका, बीच में एक आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपका 8 होता है। तो इसके बाहरी सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6x से इसको दर्शाया गया है। उसके बाद हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो दोनों साइड हम 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। उसके बाद ये दोनों से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बॉन्ड कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से दोनों से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति श्रृंखलन। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंधन बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौगोलिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंधन बनाते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में ये अपना यौगिक का निर्माण करते हैं। चतुसंयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंधन बना सकता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है संतृप्त और दूसरा है असंतृप्त। संतृप्त की अगर बात करें तो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंधन होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच। उदाहरण के लिए एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र है आपका CnH2n+2, जहाँ पे N आपका
प्राकृतिक संख्या होगा यानी कि नेचुरल नंबर। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंधन या त्रिआबंधन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे एल्किन में दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड बनता है और उसका सामान्य सूत्र है CnH2n। उसके बाद आपका होता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन यानी कि C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र। 2 कार्बन है, उसके बाद आपका 6 हाइड्रोजन है और आपका इस सूत्र में भी C2 यानी कि 2 कार्बन और H6 यानी कि हाइड्रोजन 6 है। तो कार्बन कार्बन के बीच आपका ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद ये हाइड्रोजन के बीच भी आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से आपका C2H6 यानी कि ईथेन का ये संरचना सूत्र हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन का नाम और उसका आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मीथेन का। मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4। C लिखने के बाद चारों तरफ हम उसको 4 हाइड्रोजन दे देंगे और सिंगल बॉन्ड के साथ में देंगे, तो ये आपका संरचना सूत्र बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये ईथेन का होता है C2H6। इसमें हम लोग लेंगे 2 कार्बन, क्योंकि आणविक सूत्र है आपका C2H6 इसलिए 2 कार्बन लेंगे। कार्बन कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड होगा और दोनों कार्बन हाइड्रोजनों के बीच भी सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। उसके बाद प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। तो 3 हम लोगों को कार्बन ले लेना है और तीनों कार्बन के बीच हमको सिंगल बॉन्ड दर्शा देना है। उसके बाद हमको लेना है 8 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन को हमको सिंगल बॉन्ड के हिसाब से इसको इंडिकेट कर देना है, जिससे हम लोगों का प्रोपेन का संरचना सूत्र बन करके तैयार हो जाएगा। उसी तरह से ब्यूटेन का है C4H10। 4 कार्बन लेना है और 10 हाइड्रोजन लेकर के सिंगल बॉन्ड के साथ हमको उसको जोड़ देना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन में हम लोग बात कर लेते हैं इथिन के बारे में C2H4। C2H4 की अगर बात करें तो इसमें आपका C2 है तो यानी कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हम लोग ले लेते हैं और दोनों कार्बन के बीच आपका 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है और इसमें आपका 4 हाइड्रोजन, 2 लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन ले लेते हैं और 2 राइट साइड में ले लेते हैं। आप चाहें तो ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। उसके बाद इसका हाइड्रोजन और कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच इसमें आपका डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग इसका भी एल्किन का भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका इथिन। इथिन का आणविक सूत्र होता है C2H4। इसका जब हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे तो 2 कार्बन लेंगे और दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लेना है। उसके बाद 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे लेकर के कार्बन के साथ में उसको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रोपिन। प्रोपिन का आणविक सूत्र होता है C3H6। इसमें हमको लेना है 3 कार्बन को लेना है और 2 कार्बन के बीच हमको डबल बॉन्ड दिखाना है। उसके बाद हमको लेना है 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन में हम लोग यहाँ पे आपका संरचना सूत्र इसका गलत बना हुआ है। हमको लेना है 3 कार्बन। उसके बाद 3 कार्बन लेने के बाद हमको हमको डबल बॉन्ड इंडिकेट करना है। जहाँ हम लोग डबल बॉन्ड इंडिकेट करेंगे वहाँ हमको सिर्फ 2 हाइड्रोजन लेना है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और प्लस 2 लेफ़्ट साइड से कार्बन से लेगा, उसका 4 बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद बीच वाले कार्बन में आपका लेफ़्ट से 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और राइट से आपका 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बचा आपका 1, क्योंकि कार्बन का संयोजकता होता है 4, तो 3 तो इसको प्राप्त हो गया, 1 बचा, तो 1 चाहे आप ऊपर या नीचे हाइड्रोजन दे दीजिए। उसके बाद आपका सबसे शुरू वाला कार्बन में 1 ही इलेक्ट्रॉन कार्बन से मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो इस तरह से आपका प्रोपिन का संरचना सूत्र बन करके तैयार हो जाए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का आणविक सूत्र होता है आपका C4H8। इसमें हम लोग 4 कार्बन को लेंगे और किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंडिकेट कर देना है। जहाँ पे भी हम डबल बॉन्ड इंडिकेट करेंगे उसके राइट साइड वाला यानी कि लास्ट वाला कार्बन में हम लोगों को 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे ले लेना है, ताकि कार्बन का 4 बॉन्ड बन जाए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन का 4 ही बॉन्ड बने, उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि वो चारों तरफ से हो या 2 तरफ से हो या 3 तरफ से हो या 1 तरफ से हो, 4 ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करें।
उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे जो कार्बन है राइट से, उसको आपको एक हाइड्रोजन दे देना है, क्योंकि वो दाहिने साइड वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बाएं तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कार्बन से तो वो 3 टोटल ले रहा है लेफ़्ट और राइट से। उसके बाद नीचे एक हाइड्रोजन देना है जिससे वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसका टोटल कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा। उसी तरह से आपको बचे 2 कार्बन के ऊपर नीचे आपको एक एक हाइड्रोजन का बंधन जोड़ देना है, जिससे सभी कार्बन का आपका 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एल्काइन ग्रुप का, जिसका कि सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल एथाइन का है, जिसका आणविक सूत्र है C2H2। इसमें हम लोग 2 कार्बन को लेंगे और दोनों कार्बन के बीच हम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 2 कार्बन के बीच हम ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिए, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। उसके बाद सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें तो ये तो राइट वाले कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए आपको लेफ्ट में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जोड़ना है, जिससे वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। उसी तरह से राइट वाले कार्बन के साथ में भी एक हाइड्रोजन लगा देना है, ताकि उसका भी 4 इलेक्ट्रॉन पुर जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रोपाइन, C3H4 होता है। इसमें भी आपको 3 कार्बन लेना है, किसी एक में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है। उसके बाद आपको संरचना सूत्र बना लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का आणविक सूत्र होता है C4H6। इसमें आपको 4 कार्बन लेना है और किसी 2 कार्बन के बीच आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, बाकी में आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद आपको 6 हाइड्रोजन लगाना है। 6 हाइड्रोजन में ध्यान ये रखना है कि सभी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार होता है। सबसे पहला है सीधा श्रृंखला। सीधा श्रृंखला में ये होता है कि कार्बन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो एक सरल रेखा में जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि सीधी जुड़ा हुआ रहता है, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं C3H8। C3H8 में इसका ये संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र को अगर हम गौर करें तो इसमें कार्बन 3 जुड़ा हुआ है, तो ये एक सीधी रेखा के तौर पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपको 8 हाइड्रोजन इसमें लगा करके इसका संरचना सूत्र तैयार कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें शाखित श्रृंखला यानी कि ब्रांच चेन, तो इसमें होता क्या है, कुछ कार्बन आपका सीधी रेखा में होगा और बाकी उसका ऊपर और नीचे 1-2 कार्बन या जितना भी कम से कम 1 कार्बन आपका लगा हुआ रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, कि चाहे ऊपर नीचे या एक ही तरफ हो, चाहे नीचे हो या चाहे ऊपर हो, आपको कार्बन का श्रृंखला को जोड़ना है। ये आपका पेंटेन का संरचना सूत्र है, जिसका सूत्र होता है C5H12। इसमें हाइड्रोजन की संख्या आपका 12 है और आपका कार्बन 5 जुड़ा हुआ है और सभी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और इसी का दूसरा नाम है आपका, अगर इसका हम लोग ब्रांच वाला स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा, ये बन करके तैयार हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन। क्योंकि ये सीधी श्रृंखला है और ये ब्रांच में बढ़ गया है, इसलिए दोनों में आपका नाम चेंज हो सकता है। सीधी श्रृंखला को हम लोग एन पेंटेन कहते हैं और जो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है उसको आइसोपेंटेन भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद ये आपका नियोपेंटेन का एग्जाम्पल है और संरचना सूत्र है। उपर्युक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन विभिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक को हम लोग संरचनात्मक समावयव कहते हैं या आइसोमर कहते हैं। सबसे पहला है आपका वलय। वलय में भी आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त में आपका सिंगल बॉन्ड में होगा और असंतृप्त में आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका इंडिकेट रहेगा। उदाहरण के लिए उसी को अलग करके दिखाया गया है। हर जगह कार्बन में आपका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, यही आपको हमेशा ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन से ये हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन लेगा, भले कार्बन कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड ही हमेशा बनाएगा। प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं।
ये विषम परमाणु या भिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ विषम परमाणु का नाम देख लेते हैं, उसका समूह देख लेते हैं और उसके बाद उसका समूह का सूत्र देख लेते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन आपका हेलोजन ग्रुप के साथ में जुड़ता है, जिसमें कि आपका शुरू में आपका क्लोरीन अगर लगा हुआ रहेगा, यदि आपका क्लोरीन लगा हुआ रहेगा तो नाम के शुरू में आपका क्लोरो लगेगा, ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा तो नाम के शुरू में आपका ब्रोमो लगेगा, या फिर आयोडीन लगा हुआ रहेगा तो नाम के शुरू में आपका आयोडो लगेगा। तो इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों को हम लोग हेलोजनीकरण भी कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन अगर जुड़ा हुआ रहता है वो किस किस समूह में रहता है? पहला है आपका एल्कोहल, उसके बाद है एल्डिहाइड, उसके बाद है कीटोन। इन तीनों के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका अगर हम सूत्र देखें तो OH होता है अल्कोहल का, आपका C के साथ में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में रहेगा और ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड रहेगा, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद C के साथ में अगर ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड में रहे और कार्बन लेफ्ट राइट से आपका सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको हम लोग कीटोन कहते हैं। अधिकतर एल्डिहाइड और कीटोन का लगभग संरचना सूत्र सेम ही देखा जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। एल्केन समूह और एल्काइन समूह में क्या क्या फ़र्क रहता है उसको देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक के अंदर आपका कार्बन OH के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के साथ में आपका डबल बॉन्ड बनाता है। एल्किन समूह में अगर ये जुड़ता है तो आपका कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। समजातीय श्रेणी यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण अल्कोहल CH3OH यानी कि मीथेन अल्कोहल या फिर मेथनॉल भी इसको बोला जाता है। C2H5OH यानी कि एथेन अल्कोहल या फिर एथेनॉल भी बोला जाता है इसको। उसी तरह से ये आपका 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। सामान्य सूत्र की अगर बात की जाए तो समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 म्यू द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, यानी कि समजातीय श्रेणी में आपका CH2 का अंतर रहता है। तो एल्केन या एल्काइन या फिर एल्किन ग्रुप को जब हम लोग घटाएंगे तो उसके बीच का अंतर आपका क्या होगा? CH2 आएगा, या फिर 14 म्यू द्रव्यमान का अंतर आए तो उसी को हम लोग समजातीय कहते हैं। सामान्य रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में विभिन्नता आती है। कार्बन यौगिक की नाम पद्धति। यौगिक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। प्रक्रियात्मक समूह को पूर्वलगन या अनुलगन के साथ दर्शाएं। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, उसके बाद पूर्वलगन होगा या फिर अनुलगन होगा, उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेंगे उसका। तो सबसे पहला आपका जो समूह है यानी कि ग्रुप है वो है हेलोजन, जिसमें पूर्वलगन यानी कि पहले आपका क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो लगता है। अगर आपका क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लगाना है आपको पहले, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लगाना है, आयोडीन रहेगा तो आयोडो लगाना है, जिसको कि हम लोग हेलोजन भी कहते हैं। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है कि सिंगल बॉन्ड में आपको कार्बन लगा देना है। उसके बाद कोई एक हाइड्रोजन को आपको हटा करके क्लोरीन लगा देना है, जिससे इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ये आपको प्रोपेन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि एक हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन लगने से इसका नाम चेंज हो गया है क्लोरोप्रोपेन में। उसी तरह से दूसरा है एल्कोहल। एल्कोहल का अनुलगन है, यानी कि बाद में इसका लगता है OL। नाम के लास्ट में आपको OL लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पे 3 कार्बन लिए हैं, तीनों सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। एक हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग OH ग्रुप लगा दिए हैं, क्योंकि एल्कोहल का जो ग्रुप होता है वो OH होता है, ये लगा दिए। उसके बाद इसके नाम में ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, तो लास्ट में हम लोग OL लगा दिए हैं, यानी कि प्रोपेनॉल हो गया है। उसके बाद आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अनुलगन में यानी कि लास्ट में आपका लगता है AL। तो उसी तरह से हम लोग एक कार्बन को हटा करके, उसी तरह से हम लोग 2 हाइड्रोजन को यहाँ से कार्बन के साथ हटा करके एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जोड़ दिए हैं, जिससे कि नाम प्रोपेन से आपका प्रोपेनल हो गया है, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल।
अल्कोहल में आपका प्रोपेनॉल होगा और एल्डिहाइड में आपका प्रोपेनल होगा। कीटोन की अगर बात की जाए तो अनुलग्न ONE होता है, यानी कि इसके नाम के लास्ट में आपको ONE लगा देना है, जिससे कि कोई भी सामान्य यौगिक आपका कीटोन बन करके तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोपेन का हम लेते हैं, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को हमको क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ में जोड़ देना है। हाइड्रोजन के साथ में जोड़ने पे उसके बाद यहाँ पे हमको लगाना है ऑक्सीजन। यहाँ गलती से आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगाना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आपका कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, नीचे वाला भी हाइड्रोजन हट गया, तो 2 हाइड्रोजन कम होकर के आपका ऑक्सीजन लग गया, जिससे कि ये कीटोन बन करके तैयार हो गया और इसका नाम प्रोपेनॉन होता है। लास्ट में ONE लगाना है, जिससे कि ये नाम बन करके प्रोपेनन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अगर अम्ल की बात करें तो इसके लास्ट में आपको ओइक एसिड लगता है। ओइक एसिड आपको लास्ट में लगाना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग प्रोपेन ले लिए हैं, इसमें 3 कार्बन के साथ हम लोग हाइड्रोजन लगा दिए। उसके बाद हमको करना क्या है, किसी भी एक कार्बन का सारा हाइड्रोजन हमको हटा देना है। हटाने के बाद आपको ऊपर में ऑक्सीजन लगाना है डबल बॉन्ड के साथ, और आपको सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगाना है, जिससे कि प्रोपेनोइक अम्ल बन करके आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद एल्किन ग्रुप में आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिसके कि लास्ट में ENE लगता है। यहाँ पे संरचना सूत्र दिया हुआ है, जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है, जिससे कार्बन इधर से 2 ले रहा है ऊपर, और राइट साइड से आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 आपका कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद है एल्काइन में आपका कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसके लास्ट में हम लगाते हैं YNE, जिसमें कि 3 कार्बन एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। 2 कार्बन के बीच में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड दिखाए हैं, जिसमें कि लास्ट वाले कार्बन की अगर बात की जाए तो वो लेफ़्ट से 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और राइट से 1 हाइड्रोजन लगा दिए हैं, जिससे कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। उससे हम लोगों का बंधन उसका कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कंप्लीट हो रहा है 4, और इसके लास्ट में हमको लगाना है YNE, तो इससे प्रोपेन से ये बन करके तैयार हो गया प्रोपाइन। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अगर कार्बन यौगिकों का दहन किया जाए तो क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया जाए, यानी कि मीथेन को जलाया जाए, तो उसका दहन होता है। जब भी किसी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ विक्रिया कराया जाता है तो उसका दहन होता है। दहन होने के बाद कार्बन यौगिक यानी कि मीथेन को जब भी जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी कि वाटर, उष्मा और प्रकाश, ये 4 चीज़ प्राप्त होता है। मीथेन को जलाने पर यानी कि कार्बन यौगिक को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी कि H2O, उष्मा, प्रकाश, ये 4 चीज़ प्राप्त होता है। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि कार्बन और उसके यौगिकों को ईंधन के रूप में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। इसके बाद है ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल, इसको हम लोग KMnO4 यानी कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COOH बन करके हम लोग का तैयार होता है, यानी कि एथेनोइक अम्ल बन करके तैयार हो जाता है। संकलन अभिक्रिया हम लोग निकेल, लेड या हाइड्रोजन के उपस्थिति में कराते हैं, जिससे कि R ग्रुप हम लोगों का रिमूव होकर के हाइड्रोजन जुड़ने लगता है, जिससे हम लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। पॉलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों के उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त कार्बन बनाते हैं। वनस्पति तेलों में
वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एग्जाम्पल CH4 + Cl2 यानी कि मीथेन का आपको क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में यानी कि उपस्थिति में, तो आपका CH3Cl यानी कि एक हाइड्रोजन हट करके आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका क्लोरोमीथेन कहलाएगा और साथ साथ आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन करके तैयार हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म रंगीन गंध और जलने वाला स्वाद होता है, जल में घुलनशील होता है, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, उदासीन प्रकृति के रूप में पाया जाता है। रासायनिक गुणधर्म नंबर 1 सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ एल्कोहल ग्रुप को जब भी अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका सोडियम एथोक्साइड बनकर के तैयार होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस प्रक्रिया द्वारा की जाती है। निर्जलीकरण दूसरा में है आपका निर्जलीकरण। इसमें हमको एक एल्कोहल ग्रुप का यौगिक लेना है जिसको H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंट में यानी कि उपस्थिति में हमको रिएक्शन कराना है, जिससे आपका इथिन और पानी बन करके तैयार हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म रंगीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध और इसका क्वथनांक आपका 391 केल्विन के बराबर होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ़ की तरह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म स्टिकरण। स्टिकरण में आपका एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल का अभिक्रिया होता है, जिसमें कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया कराया जाता है, जिससे आपका ईस्टर बन करके तैयार हो जाता है। ये आपका ईस्टर का रासायनिक सूत्र है। और रासायनिक सूत्र में से जब आप हाइड्रोजन को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, उसी को हम लोग संरचना सूत्र कहते हैं। मीठी फलों जैसी गंध वाले ईस्टर का निर्माण होता है। रिएक्शन होने के बाद आपका मीठी फलों जैसी गंध वाले ईस्टर का निर्माण होता है। साबुनीकरण के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। ईस्टर का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर आपका सोडियम एसीटेट और अल्कोहल बनकर के तैयार होता है। इस विधि से साबुन तैयार होता है। इसी विधि से आपका साबुन तैयार होता है। कैसे होता है? जब भी हम ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम एसीटेट बनकर के तैयार होता है और साथ ही साथ अल्कोहल बनकर के तैयार होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है क्षार से अभिक्रिया। साबुनीकरण के लिए हम क्षार से भी अभिक्रिया कराना होता है, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और पानी साथ में बनकर के तैयार हो जाता है। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रिया में आपका सोडियम एसीटेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के तैयार होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग साबुन और अपमार्जक के बारे में। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण के लिए C17H35COONA+। साबुन केवल मृदा जल में सफाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपमार्जक के बारे में। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं, यानी कि ये अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट होता है। अपमार्जक कठोर एवं मृदा जल में सफाई किया करते हैं, यानी कि अपमार्जक का उपयोग आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों तरह के वाटर में इस्तेमाल होता है अपमार्जक का, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर का। उसके बाद आपका साबुन जो होता है सिर्फ आपका सॉफ्ट वाटर में यूज़ होता है। साबुन अणु में जलरागी सिरा और जल विरागी सिरा यानी कि आयनिक भाग और लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। आयनिक भाग को हम जलरागी सिरा कहते हैं और लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को हम लोग जल विरागी सिरा कहते हैं। तो ये आपका जलरागी आयनिक सिरा है और ये जल विरागी आयनिक सिरा है। ये आपका गोल वाला पार्ट जलरागी आयनिक सिरा और ये आपका अप डाउन वाला जो पार्ट है वो जल विरागी सिरा कहलाता है। साबुन अणु की संरचना। अब हम लोग साबुन अणु की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। साबुन की सफाई की प्रक्रिया कैसे होती है? मैल तेलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जलरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इससे मिसेली संरचना बनती है। ये आपका संरचना बन करके तैयार हो जाता है, जिसमें कि बीच में आपका तेल का बूंद रहता है और चारों तरफ
सोडियम अपना श्रृंखला बना करके, एसीटेट अपना श्रृंखला बना करके चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं और मैल को निकाल लेते हैं। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।